जोहार दोस्तों, स्वागत है आपका झारखंड न्यूज नेटवर्क में। आइए देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों को। पलामू में जेजेएमपी के 3 उग्रवादी हथियार के साथ अरेस्ट। लेवी वसूली के लिए जाने के दौरान हुई गिरफ्तारी। पलामू पुलिस ने जेजेएमपी के 3 सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गिरफ्तार उग्रवादियों की पहचान विजय पासवान, अशोक यादव और अखिलेश कुमार के रूप में हुई है। इन तीनों के पास से कई हथियार बरामद हुए हैं। फिलहाल सभी से पूछताछ की जा रही है। घटना के संबंध में सतबरवा थाना प्रभारी ने बताया कि पलामू पुलिस अधीक्षक को गुप्त सूचना मिली थी कि जेजेएमपी उग्रवादी संगठन से जुड़े सदस्य हथियार से लैस होकर ब्लू रंग की अपाची बाइक से लेवी वसूलने व धमकी देने के उद्देश्य से तुम्बागढ़ा की ओर जा रहे हैं। इसके बाद पुलिस अलर्ट हो गई और थाना क्षेत्र के चेतमा गांव के मुख्य सड़क पर जांच अभियान चलाया। इसी दौरान अपाची बाइक पर बैठे लोग पुलिस को देखकर अपनी दिशा बदल ली, जिसके बाद पुलिस को शक हुआ और तीनों को पीछा कर हथियार के साथ पकड़ लिया गया। छानबीन के दौरान उनके पास से 1 राइफल, 1 देसी कट्टा, 6 जिंदा गोली, 3 मोबाइल व 1 अपाची बाइक बरामद हुआ है। कोडरमा में बेटे ने अपने पिता के साथ मिलकर चाचा को उतारा मौत के घाट। दोनों आरोपी गिरफ्तार। कोडरमा के सतगावा थाना क्षेत्र के पचियारीडीह गांव में बेटे ने अपने पिता के साथ मिलकर चाचा को मौत के घाट उतार दिया। मृतक की पहचान ब्रह्मदेव महतो के रूप में हुई है। जमीन विवाद की वजह से घटना को अंजाम दिया गया है। पुलिस ने इस मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपी को गिरफ्तार कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक रविवार की रात 11 बजे ब्रह्मदेव महतो और महावीर महतो नशे में धुत थे। इस दौरान दोनों भाइयों में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि दोनों मारपीट में उतारू हो गए। इसके बाद महावीर महतो ने अपने बेटे बहादुर महतो के साथ मिलकर रड एवं कुल्हाड़ी से उस पर वार कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। इधर जैसे ही ग्रामीणों को घटना की सूचना मिली, उन्होंने तुरंत सतगावा पुलिस को जानकारी दी। खबर मिलते ही कोडरमा के सतगावा थाना प्रभारी विजय गुप्ता दल बल के साथ 2 बजे घटना स्थल पर पहुंचे। मृतक के शव को अपने कब्जे में लेकर थाना ले आए। इसके बाद पुलिस ने तुरंत आरोपी महावीर को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन दूसरा आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर था। इसी बीच थाना प्रभारी को सूचना मिली कि आरोपी बहादुर यादव कोडरमा स्टेशन से ट्रेन पकड़कर भागने वाला है। फिर पुलिस ने स्टेशन से दूसरे अभियुक्त को भी गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद दोनों से पूछताछ की गई तो पता चला कि दोनों भाइयों के बीच लंबे समय से जमीन के कारण विवाद चल रहा था। इधर मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। थाना प्रभारी विजय गुप्ता ने बताया कि इस मामले में विस्तृत जाँच की जा रही है। दिल्ली में चंपाई सोरेन की बीजेपी नेताओं से हो सकती है मुलाकात। क्या करने वाले हैं कोई बड़ी घोषणा? झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन रविवार देर शाम चकुलिया बहरागोरा के रास्ते कोलकाता के लिए रवाना हुए थे। सोमवार को वह दिल्ली पहुंचे, जहां भाजपा के बड़े नेताओं से उनकी बात होने की संभावना है। झामुमो से नाता तोड़ने की घोषणा के बाद सबको चंपाई सोरेन के अगले कदम का इंतजार है। चंपाई सोरेन के करीबियों की माने तो दिल्ली से कोई बड़ी घोषणा हो सकती है। 1 सप्ताह पहले भी वह दिल्ली में 3 दिन ठहरे थे। इसके बाद वे जमशेदपुर लौट आए थे। झारखंड सरकार के मंत्री चंपाई सोरेन 1 सप्ताह के बाद दूसरी बार दिल्ली जा रहे हैं। उस वक्त उनके बीजेपी ज्वाइन करने की चर्चा तेज हो गई थी, लेकिन उन्होंने उस वक्त इन बातों पर विराम लगाते हुए कहा कि दिल्ली में उनकी किसी बीजेपी नेता से मुलाकात नहीं हुई है। इसके बाद उन्होंने अपने गांव लौटकर ये घोषणा कर दी थी कि वह राजनीति से संन्यास नहीं लेंगे और अपना नया संगठन बनाएंगे। इस दौरान कोई समान विचारधारा वाले दोस्त से मुलाकात हुई तो वह उनके साथ आगे की यात्रा तय करेंगे। दिल्ली से लौटने के बाद वह लगातार कोल्हान का दौरा कर रहे थे। जहां भी जाते वहां उनके समर्थक उनका जोरदार स्वागत करते थे। इसी कड़ी में शनिवार को वह सरायकेला दौरे पे थे। इस दौरान उनका कटआउट और होर्डिंग राजनीतिक गलियारे में भी चर्चा का विषय बन गया। चंपाई सोरेन के कटआउट का बैकग्राउंड बदल गया था। कटआउट का बैकग्राउंड हरा की बजाय भगवा रंग था, जबकि होर्डिंग्स में भी भगवा रंग में रंग गया था। सारठ विधायक रणधीर सिंह दुमका में थे, लेकिन युवा आक्रोश रैली के दौरान दर्ज हुआ भड़काऊ भाषण देने का केस। भाजमुओं की 23 अगस्त को हुई रैली में भाजपा के 51 नेता पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। इसमें कई मंत्री, सांसद और विधायक के नाम भी शामिल हैं। राजधानी के राज्यपालक दंडाधिकारी संजय कुमार ने इन नेताओं पर सरकारी कामकाज में बाधा डालने और भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगाया है। प्राथमिकी में सारठ के विधायक रणधीर का नाम 14वें आरोपी के रूप में शामिल किया गया है।
इस दिन विधायक रणधीर सिंह की दुमका कोर्ट में पेशी थी। श्री सिंह 12:30 बजे दुमका कोर्ट में पेश हुए थे। सारठ विधायक रणधीर सिंह मोराबादी मैदान में भाजयुमो की आक्रोश रैली में शामिल नहीं हुए थे। दुमका में 2010 से सूखा को लेकर आंदोलन के सिलसिले में उनका मामला दर्ज हुआ था। उस वक्त रणधीर सिंह झारखंड विकास के मोर्चा में नहीं थे। अभी सिंह भाजपा के सारठ के विधायक हैं। 23 अगस्त को मोराबादी मैदान में पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। पुलिस ने केस दर्ज किया है कि भाजपा नेताओं पर मुख्यमंत्री आवास की घेराव की अनुमति के बिना रैली निकालने का आरोप लगाया है। साथ ही नेताओं पर विधि व्यवस्था बिगाड़ने व पुलिस कर्मियों पर पत्थर चलाते हुए हमला करने का आरोप लगाया है। कई पुलिस कर्मियों के घायल होने के केस भी दर्ज कराया गया है। फ्लाईओवर निर्माण को लेकर निरसा में हटा अतिक्रमण। गोविंदपुर में जाम से राहत के लिए 900 करोड़ की लागत से एलिवेटेड फ्लाईओवर निर्माण को लेकर प्रशासन रेस है। इसी बाबत निरसा की हाथाबाड़ी से लेकर सिनेमा हॉल मोड़ तक एनएच की जमीन को खाली करवाया जा रहा है। इस कड़ी में रविवार को निरसा के पुराने थाना के समीप वर्षों से जब्त सर्विस लेन पर खड़ी बड़ी गाड़ियों को जिला प्रशासन ने हटवा दिया है। जब्त वाहनों को नया थाना गोपालगंज के समीप रखा गया है। शनिवार को जिला प्रशासन एवं एनएच प्रबंधन ने दुकान लगाने वालों से हटाने के लिए माइकिंग करवाई थी। सोमवार से निर्माण कार्य प्रारंभ होने का अनुमान है। एनएच के प्रोजेक्ट डायरेक्टर दुर्गापुर मनीष कुमार एवं एसडीएम उदय कुमार रजक इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। स्थानीय स्तर पर सीओ रमेश रविदास एवं एनएच के कंसल्टेंट एसए इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के हाईवे इंजीनियर लालमणि प्रताप सिंह इस काम में लगे हुए हैं। एलिवेटेड फ्लाईओवर निर्माण को लेकर निरसा नागरिक समिति की बैठक हुई। समिति अध्यक्ष हाजी अफरोज ने अतिक्रमण हटाने के प्रशासन की पहल को सराहा है। नागरिक समिति काफी दिनों से इसकी मांग करती आ रही है। झारखंड में 103 सरकारी स्कूल चल रहे हैं बिना विद्यार्थियों के, 22 शिक्षक हैं कार्यरत। झारखंड के 103 सरकारी स्कूल बिना विद्यार्थियों के चल रहे हैं। इनमें से कई स्कूल में शिक्षक भी नियुक्त हैं, जिसे सरकार वेतन दे रही है। इनमें से अधिकतर उत्क्रमित विद्यालय हैं। इन्हें शिक्षा गारंटी केंद्र के तहत प्राथमिक विद्यालय और प्राथमिक विद्यालय से मध्य विद्यालय में अपग्रेड किया गया है। जिन स्कूलों में भी विद्यार्थी नहीं है, उसमें कई हाई स्कूल भी शामिल है। इन 103 सरकारी स्कूल में से 13 में से फिलहाल 22 शिक्षक कार्यरत हैं। इनमें से 3 विद्यार्थियों में 3 शिक्षक कार्यरत हैं। 3 विद्यालयों में 2-2 शिक्षक व शेष विद्यालय में 1-1 शिक्षक कार्यरत हैं। विद्यालयों में सहायक शिक्षक से लेकर सरकारी शिक्षक तक कार्यरत हैं। इन शिक्षकों का वेतन 22,000 रूपए से लेकर 70,000 रूपए तक है। ऐसे में शिक्षकों का औसत वेतन 30,000 रूपए भी मान लिया जाए तो इन शिक्षकों के वेतन पर सरकार प्रति माह 5 लाख रूपए से अधिक खर्च कर रही है। इसके अलावा कई विद्यार्थियों में कर्मचारी भी कार्यरत हैं। झारखंड में वर्ष 2018-19 में सभी स्कूलों के भवन निर्माण का कार्य पूरा हो गया था। केंद्र सरकार ने इसके बाद राज्य को स्कूल भवन निर्माण से राशि देना बंद कर दिया था। राज्य में 2 कमरे के विद्यालयों के लिए 10 लाख रुपए खर्च का प्रावधान है। जिन विद्यालयों में विद्यार्थी नहीं है, उसमें लगभग 50% मध्य विद्यालय है, वहीं कुछ हाई स्कूल भी है। इन विद्यालयों में भवन निर्माण पर 10 से 20 लाख खर्च हुए हैं। गिरिडीह के युवक की सिजवा में ट्रेन से गिरकर मौत। धनबाद चंद्रपुरा रेलखंड पर सिजवा स्टेशन के कैबिन के समीप रेल पटरी किनारे रविवार की सुबह युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सुबह स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना जोगता पुलिस तथा जीआरपी को दी, जिसके बाद पुलिस पहुंचकर छानबीन शुरू की। मृतक की जेब से धनबाद से सूरत का रेल टिकट तथा पैन कार्ड मिला। पैन कार्ड में नाम वरुण सिंह, पता गिरिडीह बिरनी गोद बरकट्ठा अंकित था। कार्ड में अंकित पते पर संपर्क करने पर पुलिस को जानकारी मिली कि शव वरुण सिंह के भाई दीपक सिंह का है। दीपक सिंह अपने घर से नौकरी की तलाश में शनिवार को सूरत जाने के लिए निकला था। संभवतः दीपक सिंह धनबाद से मालदा सूरत एक्सप्रेस ट्रेन में सूरत जा रहा था। इसी क्रम में सिजवा स्टेशन से पहले वह ट्रेन से गिर गया। सिर पर चोट लगने से उसकी मौत हो गई। सुकुंडा जीआरपी ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एसएनएमसीएच भेज दिया। कोयला व लोहा चोरी को रोकने के लिए बनाई गई रणनीति। जिला प्रशासन व सीआईएसएफ अधिकारियों की हुई संयुक्त बैठक। बीसीसीएल के विभागीय व आउटसोर्सिंग खदानों से कोयला व केबल चोरी को रोकने को लेकर रविवार को बस्ता कोला ऑफिसर्स क्लब में बीसीसीएल, जिला प्रशासन, सीआईएसएफ की संयुक्त बैठक हुई। इस दौरान कोयला व केबल चोरी को रोकने के लिए रणनीति बनाई गई। जिला प्रशासन की ओर से बोरागढ़, झड़िया, गुनीडीह, जोड़ापोखर पुलिस सहित सीआरपीएफ व बस्ता कोला प्रबंधन ने कोयला व लोहा चोरी पर अंकुश लगाने का निर्देश दिया है। बैठक के नेतृत्व झरिया सीओ रामसुमन प्रसाद कर रहे थे।
इस दौरान सीआरपीएफ के अधिकारियों से सवाल उठाया गया कि बीसीसीएल के कोलिवरियों व आउटसोर्सिंग में केबल व कोयला चोरी हो रही है। आउटसोर्सिंग प्रबंधन को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सीओ श्री प्रसाद ने कोयला, लोहा व डीजल चोरी पर अंकुश लगाने को कहा। जिला प्रशासन ने बस्ता कोयला कोलवरी प्रबंधन से उनके क्षेत्र में हुई कोयला, डीजल व लोहा चोरी से संबंधित एफआईआर की विस्तृत जानकारी मांगी है। कोयला चोरी को लेकर पकड़े गए हाईवा की जानकारी मांगी है। तोपचांची में 30 दिनों में चोरी के 10 वारदात पर एक भी चोर नहीं आया पुलिस के हाथ। तोपचांची थाना क्षेत्र के दर्जनों गांव में पिछले 10 दिनों से ग्रामीण चोरों के भय से पहरेदारी कर रहे हैं। रात में पहरा देने से दिन का काम अस्त व्यस्त सा हो गया। इसका असर खेती बाड़ी में भी पड़ा है। पहरेदारी में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी लगाया गया है। जानकारी के अनुसार पुलिस जब 30 दिनों से 10 चोरी के प्रयास की घटना का उद्भेदन नहीं कर पाई तो ग्रामीण महिला पुरुषों ने स्वयं मोर्चा संभाल लिया है। पुलिस ने गश्ती बढ़ा दी है, लेकिन चोरों को पकड़ने में सफलता हाथ नहीं लगी है। 6 पंचायतों के भयभीत व आक्रोशित ग्रामीणों ने रविवार को पथल चपड़ा गांव स्थित ऊपर फुटबॉल मैदान में बैठक कर निर्णय लिया कि चोरों पर अंकुश लगाने को लेकर एसएसपी को हस्तायुक्त आवेदन देकर सुरक्षा की गुहार लगाएंगे। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 2 दशक के बाद से चोरों का आतंक बढ़ गया है, जो थमने का नाम नहीं ले रहा। ग्रामीणों ने बताया कि पिछले 1 माह से 10 स्थानों में चोरी हुई है, पर पुलिस किसी भी घटना का उद्भेदन नहीं कर पाई है। पहरेदारी व गश्ती पुलिस को करनी चाहिए, तो वह काम हम ग्रामीण कर रहे हैं। मनसा पूजा व रक्षाबंधन जैसे त्योहार में भी ग्रामीण अपने घर को छोड़कर अपने रिश्तेदार के यहाँ नहीं गए। पहरेदारी कर रहे पुरुष सदस्यों को लेकर महिलाएं घर में चिंतित रहती हैं। भय का माहौल ऐसा है कि महिलाएं देर शाम तक अपने घर वापस आकर रखवाली कर रही हैं। आवास खाली कराने को लेकर दिन भर होता रहा हंगामा। चिरकुंडा थाना क्षेत्र के महुल टांगा स्थित अशोक गुप्ता आवास खाली कराने को लेकर रविवार दिन भर हंगामा होता रहा। मामले को लेकर भाजपा ग्रामीण जिला अध्यक्ष रानी सिंह थाना पहुंची, लेकिन वह समस्या का समाधान नहीं हुआ। इसके बाद वह श्री गुप्ता के आवास पर पहुंची। उन्हें व उनकी पत्नी पिंकी गुप्ता को उनके घर में घुसा दिया। इधर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए चिरकुंडा थाना प्रभारी सुनील कुमार सिंह, कुमार दुबी व गलफड़बाड़ी प्रभारी पंकज कुमार व नीतीश कुमार पुलिस बल के साथ आवास के पास जमे हुए हैं। राजद नेत्री सुनीता सिंह का कहना है कि पिंकी ने वर्ष 2021 में 10 लाख रुपए उधार लिया है और बदले में वह इस मकान में रह रही हैं। वहीं पिंकी ने उधार लेने की बात को गलत बताया। अंततः सुनीता सिंह, बिट्टू मिश्रा अपनी मां व बहन के साथ घर छोड़कर चले गए। अशोक अपने परिवार के साथ घर में घुस गए। एक पक्ष से जुड़े लोगों ने कहा कि युवा राजद के जिला अध्यक्ष बिट्टू मिश्रा ने पिंकी गुप्ता का मकान अप्रैल 2021 में भाड़ा में लिया था। 11 महीने बाद भाड़ा देना बंद कर दिया। उसके बाद से पिंकी व उसके पति अशोक लगातार आवास खाली करने को लेकर थाना से लेकर डीसी ऑफिस तक गुहार लगा रहे हैं, लेकिन आवास पर सुनीता का कब्जा रहा। जनवरी 2024 में दोनों पक्षों में मारपीट और उसके बाद प्राथमिकी भी हुई। राजद नेत्री सुनीता सिंह व बिट्टू मिश्रा घर के बाहर पुलिस के साथ बैठे हुए हैं। केंदुआ में आपसी विवाद से दोस्त ने युवक को मारी गोली, दुर्गापुर रेफर। गोंदुडी ओपी क्षेत्र में गोंदुडी शिव मंदिर तालाब के सामने वाले रास्ते पर आपसी विवाद में बसेरिया यादव बस्ती के रहने वाले गुलटन यादव को उसके 20 साल पुराने दोस्त ने गोली मार दी। घटना शनिवार देर रात लगभग 12:30 बजे की है। सूचना मिलने पर गुलटन को उसके परिवार इलाज के लिए धनबाद के एक निजी अस्पताल ले गए। प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उसे दुर्गापुर रेफर कर दिया। गोली गुलटन के शरीर की दाहिनी ओर की पसली के किडनी के नजदीक फंस गई है। डॉक्टर ने रविवार को ऑपरेशन कर गोली निकाल दी। फिलहाल वह खतरे से बाहर है। गोंदुडी पुलिस ने मामले को लेकर गुलटन के पिता महेंद्र यादव की लिखित शिकायत पर 2 नामजद व 1 अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया है। पुलिस आरोपियों की धरपकड़ के लिए छापेमारी में जुट गई है। गुलटन के पिता महेंद्र यादव के अनुसार गुलटन यादव अपने दोस्त अमित के साथ गोंदुडी में संचालित हिलटॉप आउटसोर्सिंग के केंदुडी तालाब के रास्ते अपने घर बसेरिया लौट रहा था। रास्ते में बस्ती के ही रहने वाले छोटू यादव, सत्यम यादव व एक अज्ञात व्यक्ति बाइक से आ रहे थे। उन्होंने गुलटन पर गोली चला दी। इसकी सूचना गुलटन के दोस्त अमित ने दी। इसके बाद वह अपने बेटे के साथ गुलटन को लेकर अस्पताल गए। गुलटन यादव व छोटी यादव के बीच 20 साल की पुरानी दोस्ती है। विवाद किस बात को लेकर हुआ है यह अभी तक पता नहीं चल पाया है। घटना की सूचना पर गोंदुडी ओपी प्रभारी राजन कुमार झा अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे, जहां छानबीन की। यहां पुलिस को खोखा नहीं मिला। डीएसपी दीपक कुमार भी मामले की जाँच में पहुँचे थे।
रोड एक्सीडेंट का निकला सीसीटीवी फुटेज, पर कार वाले का नहीं चला पता। बैंक मोड़ थाना क्षेत्र के शास्त्री नगर में शनिवार की रात एसयूवी की टक्कर से युवक की मौत की घटना का सीसीटीवी फुटेज जारी होने के बाद तरह तरह की चर्चा शुरू हो गई। हालांकि अब तक मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। दूसरी ओर पुलिस ने शनिवार की रात को ही दुर्घटना का मामला दर्ज किया है। सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद पुलिस का मानना है कि यह पूरी तरह से दुर्घटना है। वाहन पार्क करने के चक्कर में चालक ने युवक पर वाहन चढ़ाया है, जिससे उसकी मौत हुई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एसयूवी का नंबर निकालने का प्रयास कर रही है। हालांकि नंबर स्पष्ट नहीं दिख रहा है। फिर भी जिन वाहनों पर शक है उनके मालिकों को वाहन के साथ थाना बुलाया गया है। पुलिस ने बताया कि युवक के परिजन अभी तक सामने नहीं आए हैं। आसपास के लोगों से पूछताछ में पता चला कि युवक भीख मांगकर खाता था और उसी क्षेत्र में घूमता रहता था। घटनास्थल के पास लगे सीसीटीवी फुटेज में देखा जा रहा है कि युवक नशे की हालत में सड़क किनारे गिर गया है। इसके बाद एक एसयूवी वाहन आकर गिरे हुए युवक के पास रुका। इस दौरान युवक के बगल से कुछ लोग निकलते हैं। चालक गाड़ी को थोड़ा बैक करके आगे बढ़ाता है और बाईं तरफ गिरे युवक पर धीरे धीरे चढ़ाकर रोक देता है। इसके बाद चालक उतरकर वाहन के नीचे कुछ देखता है और फिर वाहन में बैठकर वहां से निकल जाता है। पूरा सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद लग रहा है कि चालक ने जानबूझकर युवक पर वाहन चढ़ाया है, जिससे उसकी मौत हुई है। शव को SNMMCH में सुरक्षित रख दिया गया है। झारखंड में मौसम विभाग ने फिर जारी किया येलो अलर्ट। जाने IMD ने क्या कहा। झारखंड में मौसम विभाग ने एक बार फिर येलो अलर्ट जारी कर दिया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के रांची स्थित मौसम केंद्र ने थोड़ी देर पहले एक तत्कालीन चेतावनी जारी की है, जिसमें कहा गया है कि अगले 3 घंटे में कम से कम 3 जिलों में मौसम का मिजाज बदल जाएगा। IMD के मौसम केंद्र ने कहा है कि इन जिलों में अगले 1 से 3 घंटे में हल्के से मध्यम दर्जे की मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ वर्षा होने की संभावना है। इन जिलों में कुछ जगहों पर तेज हवाएं भी चल सकती है। हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे रहने की संभावना है। बंगाल की खाड़ी में एक नया निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है। मौसम विभाग ने कहा है कि एक निम्न दबाव का क्षेत्र पश्चिम बंगाल में तैयार हो चुका है। अब यह झारखंड और उससे सटे उत्तरी उड़ीसा की ओर बढ़ेगा। 2 दिन में उड़ीसा तक पहुंचेगा। भारत मौसम विज्ञान विभाग के रांची स्थित मौसम केंद्र के प्रमुख अभिषेक आनंद ने बताया कि पूर्व मध्य और उत्तरी बंगाल की खाड़ी में 29 अगस्त तक एक नया लो प्रेशर एरिया बनने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि मंगलवार को झारखंड के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि इस दिन झारखंड में कहीं कहीं गरज के साथ बारिश होगी। वज्रपात होने की भी प्रबल संभावना है। इतना ही नहीं, उत्तर पूर्वी भागों में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। झारखंड के 3 जिलों पलामू, गुमला और लातेहार में अगले 3 घंटे में गरज के साथ बारिश होगी। बिजली गिरने की भी प्रबल संभावना है। मौसम विभाग ने कहा है कि इन 3 जिलों में तेज हवाएं के साथ वर्षा और वज्रपात होने की संभावना है। सोमवार को दोपहर बाद मौसम विभाग ने एक तत्कालीन मौसम चेतावनी जारी की है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के रांची स्थित मौसम केंद्र ने येलो अलर्ट जारी करते हुए कहा कि पलामू, गुमला और लातेहार जिले में अगले 1 से 3 घंटे में मध्यम दर्जे की वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा कि झारखंड के इन 3 जिलों में कहीं कहीं वज्रपात भी हो सकती है, इसलिए लोग बेहद सावधान और सतर्क रहें। मौसम विभाग के मुताबिक इन 3 जिलों के कुछ जगहों पर तेज हवाएं भी चलेंगी। हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे का अनुमान है। मौसम केंद्र की ओर से लोगों के लिए दिशा निर्देश यानी गाइडलाइन भी जारी की गई है। कहा गया है कि तेज हवाओं के बीच गरज चमक के साथ वर्षा एवं वज्रपात होने की संभावना है, इसलिए लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। कहा कि खराब मौसम के दौरान सुरक्षित जगहों पर शरण लें। रंगदारी मांगने के आरोप में शख्स गिरफ्तार। पाकुड़ माल पहाड़ी ओपी थाना की पुलिस ने रंगदारी मांगने के आरोप में सोमवार को एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सीता पहाड़ी निवासी हैदर अली को गिरफ्तार किया है। मामले को लेकर माल पहाड़ी ओपी थाना प्रभारी अंशु कुमार उपाध्यक्ष ने बताया कि गिरफ्तार व्यक्ति द्वारा थाना क्षेत्र में पत्थर परिवहन कर रहे लोगों से रंगदारी मांगने का काम किया जा रहा था। मामले को लेकर माल पहाड़ी ओपी में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।
हिमांता विश्व शर्मा बोले, मैं चाहता हूं कि हेमंत सोरेन भी बीजेपी में शामिल हो। चंपई सोरेन के लिए कह दी ये बात। असम के मुख्यमंत्री और झारखंड बीजेपी के सह प्रभारी हिमांता विश्व शर्मा ने सीएम हेमंत सोरेन पर बड़ा बयान दिया है। हिमांता ने कहा कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बीजेपी ज्वाइन कर लेना चाहिए। हिमांता शर्मा ने कहा कि वह चाहते हैं कि चंपई सोरेन बीजेपी ज्वाइन कर ले। असम के सीएम ने कहा कि अभी फिलहाल झारखंड की सबसे बड़ी चुनौती घुसपैठ की समस्या है। इस समस्या से निपटने के लिए बीजेपी हेमंत सोरेन से बात करने को तैयार है। झामुमो से बगावत करने के बाद चंपई सोरेन की बीजेपी में शामिल होने की खबरें आम हो रही हैं। असम सीएम से जब इस बारे में पूछा गया तो शर्मा ने कहा कि मैं चाहता हूं कि चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल हो जाएं, लेकिन वह बड़े नेता है, इसलिए उनके बारे में वह टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। शर्मा ने कहा कि चंपई सोरेन दिल्ली आए हैं तो उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि चंपई सोरेन के बीजेपी में आने से पार्टी को मजबूती मिलेगी। हिमांता ने कहा कि चंपई सोरेन ने खुद स्वीकार किया है कि उनके पास 3 विकल्प हैं। पहला राजनीति से संन्यास लेना, दूसरा खुद की पार्टी बनाना और तीसरा कोई अच्छा साथी मिलेगा तो उसके साथ आगे निकलूंगा। हिमांता विश्व शर्मा ने आगे कहा कि चंपई सोरेन के साथ बातचीत का रास्ता खुला हुआ है। असम सीएम ने कहा कि अगर हेमंत सोरेन सितंबर तक अपने द्वारा किए गए 5 लाख वादे को पूरा कर लेते हैं और सारे घुसपैठियों को झारखंड से निकाल देते हैं तो हो सकता है कि बीजेपी विधानसभा चुनाव भी नहीं लड़ेगी। भाजपा ने गीता कोड़ा को दी बड़ी जिम्मेदारी, 4 प्रवक्ता की लिस्ट जारी। भारतीय जनता पार्टी ने गीता कोड़ा को बड़ी जिम्मेदारी दी है। झारखंड भाजपा ने 4 नए प्रवक्ता को नियुक्त किए हैं। मधु कोड़ा की पत्नी और सिंहभूम लोकसभा की पूर्व सांसद गीता कोड़ा और 3 अन्य को यह अहम जिम्मेदारी दी गई है। गीता कोड़ा के अलावा प्रदीप सिन्हा, अजय शाह और विजय चौरसिया को झारखंड प्रदेश भाजपा का प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी शिवपूजन पाठक ने सोमवार को यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के निर्देश पर पार्टी के महामंत्री आदित्य साहू ने प्रवक्ताओं की नियुक्ति पत्र जारी किया है। आदित्य साहू ने कहा कि यह संगठनात्मक नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगा। प्रदीप सिन्हा रांची जबकि अजय शाह चाईबासा और विजय चौरसिया गिरिडीह जिले के जमुआ के हैं। गीता कोड़ा ने लोकसभा चुनाव 2024 से ठीक पहले कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था। सिंहभूम लोकसभा सीट से भाजपा के टिकट पर उन्होंने चुनाव भी लड़ा, लेकिन जोबा मांझी ने उन्हें पराजित कर दिया। झारखंड के ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन पे चला जाए।